माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला एक अंग होता है, सेल ऑर्गेनेल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो शब्द है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। दोनों शब्द ग्रीक के हैं। एक शब्द है इसमें माइटो, इसका मतलब होता है थ्रेड, और दूसरा शब्द है कॉन्ड्रियन, इसका अर्थ होता है ग्रेन्यूल। ये धागे के आकार का भी हो सकता है और कण के आकार का भी हो सकता है। ग्रीक शब्द है माइटो, इसका इंग्लिश अर्थ होता है थ्रेड, हिंदी में अर्थ होता है इसका धागे। कॉन्ड्रियन ग्रीक शब्द है, इसका अंग्रेजी अर्थ निकलता है ग्रेन्यूल, और हिंदी में बोलते हैं इसको कण। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऐसे धागे के आकार का भी हो सकता है और ये कण के आकार का भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार अलग अलग होता है। अब बात आती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिका में पाया जाता है और कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रहती है, प्रोकैरियोटिक मतलब जीवाणु की कोशिका, माइकोप्लाज्मा की, साइनोजीवाणु की, इन कोशिकाओं को, और मेमल्स जो रहते हैं, स्तनधारी रहते हैं, इनकी परिपक्व आरबीसी में ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में ये नहीं होगा। बाकी जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिका है, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इनमें ये प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी जंतु कोशिका और सभी पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, इसका इतिहास। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, खोज का इतिहास, ये रहता कहाँ है? कोशिका के अंदर। तो जो कोशिका है, इस कोशिका में ये किस प्रकार का होगा? जैसे ये बना दी हमने कोशिका, कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस, और इसी के साथ में कोशिका के अंदर क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कण के रूप में हो सकता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया ये बना दिया, ये कण के रूप में होता है। तो सबसे पहले इसमें आप बताएंगे कि पहले वैज्ञानिक का नाम कोलिकर। ये कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने 1880 में कोशिका के अंदर इसको कण के रूप में देखा, और ये जो कण रहता है ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसलिए कोलिकर ने इसको एक नया नाम दे दिया, इसका नाम था साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, मतलब कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला कण नाम दिया। किसने? कोलिकर ने। कब? 1880। इसके बाद क्या हुआ? एक वैज्ञानिक दूसरे आए, वैज्ञानिक का नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। फ्लेमिंग वैज्ञानिक का नाम है। इन वैज्ञानिक ने इसको देखा कि थोड़ा सा ऐसे लंबा रहता है, धागे जैसा, फिलामेंट जैसा। तो इनने इसको 1882 में 1882 में इसको नाम दे दिया फीला। ये सब नाम है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स किसने नाम दिया? कोलिकर ने। फ्लेमिंग ने बताया कि ये धागे के आकार का होता है, इसलिए फ्लेमिंग ने इसको नाम दे दिया फीला। इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए,
वैज्ञानिक का नाम था आल्टमन। ये आल्टमन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1894 में इनने बताया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ये ऐसे राड के आकार का रहता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपापचयी क्रियाएं पर्याप्त मात्रा में होती है। इसलिए आल्टमन ने इनको नाम दे दिया बायोब्लास्ट। नया नाम दे दिया इनने। इनके बाद में एक वैज्ञानिक और आएंगे, नाम उनका सुनकर आपको हो सकता है हंसी आए, हंसी को रोकने का प्रयास करें। वैज्ञानिक का नाम था सी बेंडा। सी बेंडा। इन साहब ने 1897 में इनने जो इसका नाम चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको वास्तव में नाम दिया, जो वास्तविक नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया सी बेंडा ने। इसके बाद क्या हुआ? अब ये सब जो वैज्ञानिक है इन्होंने सभी ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था एनिमल सेल में। ये जो कोलिकर है इनने तो क्या किया, जो इंसेक्ट थे, इंसेक्ट मतलब कीट, इन इंसेक्ट के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, खास करके इंसेक्ट की स्ट्रिएटेड मसल्स रेखित पेशियों के अंदर कोलिकर ने खोज की थी। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग नाम दिए। इसके बाद क्या हुआ? एक वैज्ञानिक आए मीविस। ये वैज्ञानिक आए 1904 में। इनने प्लांट सेल के अंदर देखा और इनने ये कहा कि ये जो प्लांट सेल रहती है इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये इसका छोटा सा इतिहास है। और अभी कभी आप लोग याद रख लें तो एक वैज्ञानिक का नाम और आप याद रख लें, ये वैज्ञानिक थे नास। सत्यानाश से आप याद रख सकते हैं। नास नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि इन कोशिकाओं के इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सूक्ष्म मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है। ये छोटा सा इसका इतिहास है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इन माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनकी संख्या की हम थोड़ी सी बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस कोशिका में कितनी होती है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक जो जनरल सेल रहती है, सामान्य कोशिका रहती है, उस सामान्य कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 200 से लगाकर तो 300 तक हो सकती है। सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी? 200 से 300। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सेल होती है, पौधे होते हैं कुछ एल्गी। ठीक है, अब ये जो एल्गी है, उस एल्गी का नाम भी मैं लिख देता हूं। एल्गी का नाम है माइक्रोस्टेरियास। ये एक शैवाल होता है। इस शैवाल के अंदर एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ही होता है। ठीक, अगर हम थोड़ा से और आगे बढ़ें तो एक जंतु रहता है सी अर्चिन। इसका जो एग रहता है, इसका जो अंडा रहता है, ओवम रहता है, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसके अंडे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या रहती है 1,40,000 से लगाकर 1,50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। और आप आगे देखें तो
ये जो इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट मतलब कीट, इनके अंदर रहती है फ्लाइट मसल्स जो इनको उड़ने में सहायता प्रदान करती है। तो ये जो इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट की फ्लाइट मसल के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है, लगभग 2 लाख। 2 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं कीट की उड़ने वाली पेशियों। तो सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर पाए जाते हैं? सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं माइक्रोस्ट्रियास एल्गी की कोशिका में एक। सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? जो कीट रहते हैं उनकी फ्लाइट मसल में 2 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सामान्य कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? 200 से 300 तक हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उस कोशिका की उपापचयी क्रिया पर निर्भर करती है। जो कोशिका जितना अधिक काम करती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा रहती है एटीपी के रूप में। आपको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का विद्युत ग्रह, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है और ऊर्जा होने के कारण ही इसकी संख्या अलग अलग कोशिका में अलग अलग होती है। जो कोशिका जितना ज्यादा काम करेगी उसमें उतने ही अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर पर। हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। संरचना का मतलब ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या रहता है। अधिकांश कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो राड के आकार का होता है। पपीता आपने देखा होगा, पपीता के जैसा रहता है ये। पपीता को बाजार से लेकर आओ और ऐसे उसको खड़ा काट दो तो पपीता कैसा दिखेगा? जैसा पपीता दिखेगा भैया वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। मैं बनाने का प्रयास करता हूं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा, इसकी संरचना में क्या क्या होगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से संरचना रहती है। इस संरचना के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखेगा, रॉड जैसा। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 दीवार होती है। एक दीवार बना दी मैंने ये बाहर की ओर, एक दीवार इसके साथ में हम अंदर और बना देते हैं। ये दीवार बना दी हमने अंदर की ओर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 दीवार है। हमने ये बात की थी पपीता की, तो पपीता कटा हुआ पपीता जैसा ये दिखता है। कैसे दिखेगा इसको थोड़ा सा मैं और डेकोरेट कर देता हूं तो ये आपको पपीता जैसा ही दिखेगा। ये पपीता वाला भाग देखिए, ये पपीता जैसा हो गया है। ठीक है, पपीता को काट कर मैं रख दिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको 2 दीवार दिखेगी। एक दीवार ये बाहर दिख रही है। बाहर जो दीवार रहती है इसको हम नाम देंगे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी झिल्ली। दूसरी दीवार रहती है इसके अंदर ही, इसको हम बोल देंगे इनर मेम्ब्रेन। 2 दीवार हो गई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आपकी मेमोरी के लिए बता दें कि जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है इसमें प्रोटीन कम होता है और इनर मेम्ब्रेन रहती है इसमें प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ये दोनों मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। मतलब कुछ पदार्थ इसमें जा आ सकते हैं, कुछ पदार्थ इसमें जा आ नहीं सकते। ठीक है, अब देखोगे आप तो जो बाहर वाली झिल्ली दिख रही है आपको, आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है,
उस आउटर मेम्ब्रेन में हमने पूरा राउंड बनाया है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है ये स्मूथ होती है, स्मूथ मतलब चिकनी, ठीक। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में हमने जगह जगह से फोल्ड बना रखे हैं, उंगली के आकार के हमने प्रवर्त बना रखे हैं। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर आप बताएंगे कि ये जो हमने बनाया है ये उंगली के आकार का प्रवर्त, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। सामान्य रूप से इनको बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये इनर मेम्ब्रेन से क्या बन जाएगी? क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसलिए हम इनको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। अगर प्लांट सेल है और प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है तो प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इस क्रिस्टी को बोलेंगे ट्यूब्यूली। मतलब ये जो उंगली के आकार के प्रवर्त हैं इनको एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में कहा जाता है क्रिस्टी, और पादप कोशिका में, प्लांट सेल में कहा जाता है ट्यूब्यूली, मतलब नली जैसी रहती है। ओके। ये जो अंदर आपको दोनों दीवार दिख रही है, इन दोनों दीवार के अंदर वाली दीवार में आपको ये यहां पर उभार दिखेगा। ये जो उभार रहता है इसको क्रिस्टी बोल रहे हैं, और इस क्रिस्टी के ऊपर ऐसे गोल गोल अनेक ऐसे दाने लगे रहते हैं। ये जो दाने दिख रहे हैं आपको यहां पर, किसके ऊपर? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के ऊपर जो दाने दिख रहे हैं, इन दानों को कहा जाता है F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे इनको? F1 पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, या एक नाम और है इनका, इनको हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखेंगे, ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली दीवार, उस अंदर वाली दीवार के जो सतह रहती है, इसकी बाहर वाली सतह को बोलते हैं, बाहर वाली को बोलते हैं सी फेस, और इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली सतह को, अंदर वाली को बोलते हैं एम फेस। दो सतह पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन में, बाहर वाला भाग सी फेस, अंदर वाला भाग एम फेस। एम फेस तरफ ही क्या बनेगी? क्रिस्टी बनेगी। एम फेस तरफ ही क्या लगे होंगे? ऑक्सीसोम। और ये जो हम बार बार बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करके एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तो इतना बड़ा है साहब, और इसके अंदर श्वसन की क्रिया कहां होती होगी? तो कहां होती है? वो होती है F1 पार्टिकल में, ऑक्सीसोम में। श्वसन की वास्तव में क्रिया कहां होगी? ऑक्सीसोम में। इसलिए इसको बोलते हैं, ये जो F1 पार्टिकल है इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। ये आता है ऑब्जेक्टिव में। श्वसन की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, सही चल रहा है मामला? सही बता रहा हूं मैं? कोई डाउट नहीं है किसी को? अच्छी बात। अब आगे देखिए, जो दोनों मेम्ब्रेन है इसकी, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप रहता है। ये जो गैप रहता है इसको हम कहेंगे आउटर चेंबर, बाहरी कक्ष। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच का गैप क्या कहलाएगा? बाहरी कक्ष या आउटर चेंबर। इसका जो
स्पेस रहता है, लगभग बीच का जो गैप रहता है वो 70 से लगाकर तो 80 एंगस्ट्रॉम का हो सकता है। इसका एक नाम और है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है इसको, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। किसको? आउटर चेंबर को। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इस पूरे भाग को, अंदर वाले भाग को कहा जाता है, इसको हम कहेंगे इनर चेंबर। अंदर क्या हो गया? अंदर हो जाएगा इनर चेंबर। अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो इनर मेम्ब्रेन के बाहर का भाग आउटर चेंबर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का भाग इनर चेंबर। अब दोनों जो चेंबर हैं, आउटर चेंबर और इनर चेंबर, इन दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार का थोड़ा सा लिक्विड भरा होता है। अभी अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड, एक द्रव। ये यहां पर भी द्रव रहता है, ये आउटर चेंबर के अंदर। तो आउटर चेंबर के अंदर जो द्रव पदार्थ होगा ये थोड़ा सा विरल होगा, मतलब इसके अंदर केमिकल थोड़े से कम होंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे आउटर मैट्रिक्स। आउटर मैट्रिक्स कहां पर रहता है? आउटर चेंबर में। इसी प्रकार से जो इनर चेंबर रहता है, उस इनर चेंबर के अंदर क्या होगा? इनर चेंबर के अंदर होगा इनर मैट्रिक्स। तो इसकी जो संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें 3 चीजें खास देखने में आ रही है। एक तो मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दूसरा चेंबर, 2 चेंबर हैं, आउटर चेंबर, इनर चेंबर। तीसरा मैट्रिक्स, आउटर मैट्रिक्स, इनर मैट्रिक्स। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी है। क्रिस्टी के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ऑक्सीसोम लगे हुए हैं। क्या करेंगे? ये श्वसन करने का काम करेंगे। ठीक है? ठीक। अब आगे की बात देखेंगे आप, तो जो इसका इनर मैट्रिक्स है, इस इनर मैट्रिक्स के अंदर यहां पर एक तो संपन्न होता है श्वसन का क्रेब्स साइकिल। क्या चलेगा यहां पर? क्रेब्स साइकिल। कहां? इनर मैट्रिक्स के अंदर। और इसी के अलावा यहां पर श्वसन की एक स्टेप और रहती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। वो भी कहां चलेगा? वो भी चलेगा इनर चेंबर के, इनर मैट्रिक्स के अंदर। तो क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां संपन्न होगा? इनर चेंबर के, इनर मैट्रिक्स में। तो इनको चलाने के लिए, इन क्रियाओं को पूरी करने के लिए कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि कोशिका के अंदर, कोशिका, पूरी कोशिका, उस कोशिका के अंदर जितने भी एंजाइम रहते हैं, बड़े भाई, जितने भी एंजाइम रहते हैं, उस एंजाइम में से लगभग 70% एंजाइम, 70% एंजाइम पूरी कोशिका के कहां होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होंगे। 70% एंजाइम को तो ये अपने पास ही रखता है माइटोकॉन्ड्रिया, तब जाके अधिकांश क्रियाओं में, ये उपापचयी क्रियाओं में भाग ले पाता। ठीक है? इस इनर मैट्रिक्स के अंदर इन एंजाइम के अलावा कुछ मात्रा में क्या क्या पाया जाता है? तो कुछ मात्रा में इसके अंदर, बहुत कम मात्रा में इसमें डीएनए रहता है, बहुत कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रा डीएनए रहता है, थोड़ी कम मात्रा में ही इसमें आरएनए पाया जाता है, और उसके अलावा इसके इनर मैट्रिक्स के अंदर ही कुछ मात्रा में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और बहन जी, एक बात और बता दें कि जिस कोशिका अंग के अंदर, जिस कोशिका अंग के अंदर डीएनए हो, आरएनए हो, राइबोसोम हो, तो वो आधा अपने आप पे डिपेंड रहता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। तो राइबोसोम
डीएनए और आरएनए के कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस, ऐसा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। पर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का डीएनए है, इसके अंदर अपना खुद का आरएनए है, इसके अंदर अपना खुद का राइबोसोम भी है। तो कुछ क्रियाएं ये अपने लिए खुद कर पाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। जो हम पूरी कथा सुन रहे हैं ना अभी, ये सारी कथा किसके बारे में है? ये कथा पूरी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। आगे देखिए, अगर हम बात करें इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके कंपोजिशन की, कंपोजिशन का मतलब समझते हैं आप लोग? कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से पदार्थों से बना होता है। तो इसका संगठन बड़ा आसान है। इसके संगठन में एक कंपोनेंट, एक कारक, एक घटक तो पाया जाता है प्रोटीन। जो प्रोटीन रहता है वो होता है लगभग, इसका प्रोटीन रहता है वो होता है 60 से 70%। सबसे ज्यादा मात्रा में तो इसमें प्रोटीन ही पाया जाता है। दूसरा जो घटक रहता है इसका, वो होता है फैट्स। तीसरा घटक होता है इसके अंदर आरएनए। चौथा घटक होता है इसका डीएनए। तो ये जो दूसरा घटक है वसा, ये रहता है लगभग 20 से 30%। 20 से 30% तक क्या होता है? फैट्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अधिकांश भाग तो प्रोटीन ने और वसा ने ही बना दिया। तो लगभग 0.5 से 1.0% तक क्या हो सकता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। और ये जो डीएनए रहता है ये भी बहुत कम ही रहता है, 0.5% तक। इसके अलावा कुछ मिनरल्स, थोड़े बहुत जो लवण रहते हैं वो इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। पर मुख्य रूप से क्या होगा? तो मुख्य रूप से तो इसके अंदर प्रोटीन और वसा ही होगा। ये क्या होगा? इसका कंपोजिशन, संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया। देन लास्ट में आप लोग देखेंगे तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? ये बड़ी काम की चीज है साहब। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? तो सबसे जो मेन इसका फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब ये श्वसन करने का काम करता है। कुछ याद रहे या न रहे, ये जरूर याद रहे आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करने का काम करता है। श्वसन भी कहां होता है? इसके ऑक्सीसोम में। ठीक है, ये जो श्वसन करने का काम करेगा तो श्वसन करके ये क्या बनाएगा? श्वसन करके बनाएगा ये एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा होती है और इस एटीपी को बनाकर ये अपने पास ही संचित रखता है, इकट्ठा रखता है। अब जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? इस माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी के रूप में यहां पर ऊर्जा बनाकर अपने पास स्टोर कर ली। हम पैसे कमाएंगे वो कहां रखेंगे? पैसे कमाकर या तो पर्स में रखेंगे या अलमारी में रखेंगे, या वो ज्यादा पैसे वाला होगा तो सेफ लेकर जाएगा, तिजोरी, उसमें रखेगा। जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है पैसे की, हम उस अलमारी में से या पर्स में से पैसे निकालकर उपयोग करते हैं। वैसे ही इस कोशिका को
जैसे जैसे इसको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको आवश्यकता पड़ेगी किसकी? ऊर्जा की। तो जैसे जैसे इसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को रिलीज करके ये कोशिका को देता रहता है। ये रेस्पिरेशन की क्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाकर अपने पास रखता है। इसलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का विद्युत ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा एटीपी इसी के पास रहती है। किसी को भी एटीपी की आवश्यकता होगी कोशिका में, किसी भी अंग को, तो ये कोशिका का अंग इससे माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेगा। कभी पूछे आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है, उसको एटीपी के रूप में संचित रखता है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे वो ऊर्जा कोशिका को सप्लाई करता है, देता है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का बिजली ग्रह, विद्युत ग्रह कहा जाता है। शर्म आई क्या लिखने में? नहीं? शाबाश। दूसरा जो इसका काम रहता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो स्पर्म रहता है, शुक्राणु रहता है, इसके अंदर ये बनाता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। क्या बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल है, ये जब शुक्राणु तैरता हुआ अंडाणु की ओर जाता है तो उस समय ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। तो शुक्राणु के अंदर भी मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने देखा था कुछ मात्रा में इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस डीएनए की वजह से ये कोशिका द्रव्यी वंशागति को दर्शाता है। इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव्यी वंशागति को ये आगे बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है। अगली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास अपना खुद का आरएनए रहता है। और हमने पढ़ा था इसमें कुछ मात्रा में राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम। और ये 70S राइबोसोम, 70S हो या 80S हो, यहां तो 70S रहता है। तो ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम अगर आरएनए के साथ मिल जाएगा तो आप अच्छे जानते हो कि राइबोसोम और आरएनए ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो प्रोटीन बनाए बगैर मानेंगे नहीं। तो इसका अगला काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। और एक बता देते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ओवम रहता है, अंडाणु रहता है, ओविपेरस जंतुओं का, अंडाणु अंडे देने वाले जंतुओं का, उनके अंदर ये अंडाणु के अंदर यौक का निर्माण करने में भी सहायक होता है। मतलब यौक फॉर्मेशन भी इससे होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य थे। ठीक है। अब इसमें एक बात आई थी बीच में, ऑक्सीसोम वाली। ऑक्सीसोम फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये कहां पे जुड़ा रहता है? ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की पृष्ठ पर। तो इस ऑक्सीसोम के बारे में थोड़ा सा बता दें आप लोगों को
कि ये अंदर वाली झिल्ली, जैसे आप बता दें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये झिल्ली बाहर वाली और ये झिल्ली हो गई अंदर वाली, और अंदर वाली झिल्ली में ये क्या बना दिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर क्या लगे हुए हैं, इस क्रिस्टी के ऊपर लगे हुए हैं ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम के अंदर क्या रहता है, ये हमने तो बनाया था कण के आकार का रहता है, और जब इसकी संरचना देखते हैं तो इसमें ये जो ऑक्सीसोम रहता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये 3 भाग इसके, ये 3 भाग, मतलब ये ऑक्सीसोम का जो नीचे वाला भाग रहता है, ये इस नीचे वाले भाग को कहा जाता है बेस। ये होता है इसका बेस, आधार। ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं स्टाक, और ऊपर वाला भाग होता है हेड। ऑक्सीसोम है ये श्वसन की इकाई, और इस ऑक्सीसोम के अंदर 3 भाग हैं। एक बेस है जिसके द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। एक स्टाक है जो हेड को और बेस को जोड़ेगा, और एक गोलाकार भाग दिख रहा है उसको हम हेड कहते हैं। ये जो हेड वाला भाग रहता है यही सर्वे सर्वा होता है। इस हेड के अंदर ही वास्तव में श्वसन होगा। आपकी मेमोरी के लिए थोड़ी एक बात को बता देता हूं मैं, ये जो बेस है ये रहता है लगभग 50 से 60 एंगस्ट्रॉम का, इसका जो व्यास रहता है वो। जो स्टाक रहता है ये रहता है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम का, और ये जो हेड वाला भाग रहता है इसका व्यास रहता है लगभग 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बात हुई है हमारी आज माइटोकॉन्ड्रिया पर। मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा।